अस्सलाम वालेकुम। प्री 9 क्लास कंप्यूटर की क्लास जो है आपकी वो स्टार्ट हो रही है। तो एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम हमने पढ़ लिया था, लेकिन इसको एक दफ़ा हम दोबारा से ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम क्या होती है? सबसे पहले एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी होती है किसी भी चीज़ की बेटरमेंट को कहते हैं कि कोई चीज़ कितनी बेहतर है, या कोई चीज़ कितनी ज़्यादा काम की है, या कोई चीज़ कितनी ज़्यादा एफिशिएंट है, हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम हम क्यों मेजर करते हैं? सबसे पहले ज़रूरी सवाल है कि हम एल्गोरिथम की एफिशिएंसी या उसकी बेटरमेंट को क्यों चेक करते हैं। तो उसका आंसर है टू पिक बेस्ट एल्गोरिथम। आपने बेस्ट एल्गोरिथम जो है उसको आपने पिक करना होता है, इसलिए आप एल्गोरिथम की एफिशिएंसी को मेजर करते हो। बेस्ट एल्गोरिथम क्यों पिक करना होता है? बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके पास एक प्रॉब्लम आती है, आप उसके एल्गोरिथम लिखने बैठते हो, तो उसके एल्गोरिथम 4 से 5 लिखे जाते हैं। जब 5 एल्गोरिथम एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होंगे, तो ऑब्वियसली आपके पास चॉइस होगी कि आप उन 5 में से एक को चूज करो। जब आप उन 5 में से एक को चूज करोगे, तो उसके लिए ये जरूरी है कि आप उन सब में से जो बेस्ट है उसे चूज करो। तो बेस्ट को चूज करने के लिए हम एल्गोरिथम की एफिशिएंसीज को मेजर करते हैं। अब एल्गोरिथम की एफिशिएंसीज को मेजर करने के 2 स्टेप्स हैं, 2 तरीकाकार हैं। सबसे पहला है नंबर ऑफ स्टेप्स, दूसरा है स्पेस यूजिंग कंप्यूटर मेमोरी। तो ये 2 मेजर्स हैं या 2 तरीके हैं कि किसी भी आप एल्गोरिथम की एफिशिएंसी को चेक कर सकते हो। सबसे पहला है जी नंबर ऑफ स्टेप्स। उसमें लिखा हुआ है मोर एफिशिएंट इफ नंबर ऑफ स्टेप्स इज लेस। तो हर वो एल्गोरिथम ज्यादा एफिशिएंट होगा, ज्यादा बेहतर तरीके से काम करेगा जिसके नंबर ऑफ स्टेप्स जो हैं वो लेस होंगे। हमने एल्गोरिथम में पढ़ा था कि हर एल्गोरिथम में नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं, तो जिस एल्गोरिथम के नंबर ऑफ स्टेप्स जितने कम होंगे, यानी कि जितने कम स्टेप्स में प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, वो एल्गोरिथम ज्यादा एफिशिएंट होगा। उसके बाद दूसरे पे चलते हैं स्पेस यूजिंग मेमोरी। तो एल्गोरिथम जब बनते हैं, तो जब उनके मुताबिक काम किया जाता है, तो वो कंप्यूटर में मेमोरी ऑक्युपाई करते हैं। तो जो एल्गोरिथम कंप्यूटर में सबसे कम मेमोरी ऑक्युपाई करेगा, वो एल्गोरिथम ज्यादा एफिशिएंट माना जाएगा। अब बुक से जो आपने इसका याद करना है वो यहाँ पे देख लें। अगर आपको सही तरह से नज़र आ रहा है तो ये एफिशिएंसी वाला टॉपिक है। इसमें आपने ये 2 मेजर्स करने हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स जो है वो यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद स्पेस यूजिंग कंप्यूटर मेमोरी यहाँ से लेके तो नेक्स्ट पेज में आपने यहाँ तक करना है। ठीक है, उसके बाद ये एक आपने छोटी सी एग्जांपल है, ये साथ करनी है। तो ये इस एग्जांपल से और इस तरीकाकार से आपको एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम मेजर करने का पता चल जाएगा। मैं दोबारा बता देता हूँ, 2 तरीके हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स और स्पेस यूजिंग कंप्यूटर मेमोरी। आगे चलते हैं। आगे जो हमारा टॉपिक है वो पेज नंबर 23 के ऊपर है, जो कि कह रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन एन एल्गोरिथम एंड अ फ्लो चार्ट। तो इनके बीच में हम डिफरेंशिएट करेंगे। मैं कुछ रीडिंग करता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। डिफरेंस बिटवीन अ एल्गोरिथम एंड अ फ्लो चार्ट इज जस्ट लाइक द डिफरेंस बिटवीन अ स्टोरी एंड अ मूवी. As we have studied, the flow chart is a graphical representation of a process to solve a problem, but an algorithm write the same steps in human understandable language. तो वो कह रहा है कि एल्गोरिथम एक सिंपल उसने कंसेप्ट की मदद से हमें समझाया हुआ है, इलैबोरेट किया हुआ है कि एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट में क्या डिफरेंस है। तो कह रहा है एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट में यही डिफरेंस है जो डिफरेंस मूवी में, एक फिल्म में और एक स्टोरी में होता है, यानी कि एक बुक के अंदर लिखी हुई कहानी के अंदर होता है। कैसे इस तरह होता है? बिल्कुल इसी तरह होता है कि एल्गोरिथम चूंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो वो मूवी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जबकि फ्लो चार्ट जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसलिए वो मूवी की तरह है। जबकि एल्गोरिथम जो है वो आम वर्डिंग में लिखा हुआ होता है ताकि ह्यूमन बॉडी से या ह्यूमन ब्रेन उसे अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, अब इनके एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जिनकी मदद से हमें पता चलेगा कि इनके दरमियान डिफरेंस को हम मज़ीद इलैबोरेट कर सकेंगे। तो सबसे पहले आप देख लें एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट। एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट क्या क्या हैं? एडवांटेजेस हैं उसका सबसे पहला इजी टू ड्रॉ, कि फ्लो चार्ट इजी टू ड्रॉ होता है। जी ठीक है, इजी टू ड्रॉ कैसे होता है? इजी टू ड्रॉ इस तरह होता है कि जब आप इसे बनाने बैठते हो तो ये बहुत ही आसानी के साथ बन जाता है, कोई मुश्किल पेश नहीं आती। अगर आपको उसकी टेक्निक्स और स्टेप्स का पता हो तो आप एक फ़्लो चार्ट बड़ी आसानी के साथ बना सकते हो। उसके बाद दूसरे पे चलते हैं। दूसरा हमारे पास है इजी टू अंडरस्टैंड। फ्लो चार्ट हमेशा इजी टू अंडरस्टैंड होता है। उसकी एक वजह यह है कि जब भी आप फ्लो चार्ट क्रिएट करते हो, फ्लो चार्ट एक डायग्राम की शक्ल में होता है। डायग्राम में अगर आपको उसके सिंबल्स के बारे में या उसके रिक्वायरमेंट्स के बारे में अगर पता हो कि इनपुट का सिंबल कौन सा है, आउटपुट का कौन सा है, प्रोसेस का कौन सा है, या फिर
टर्मिनल का सिंबल कौन सा है, तो आपके लिए ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है फ्लो चार्ट को, क्योंकि अगर आपको देख के ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा आसानी से समझ आ जाती है। उसके बाद इसका थर्ड वाला चलते हैं। इसके थर्ड के ऊपर क्या चीज़ है, इजी टू आइडेंटिफाई एरर्स। जाहिर बात है एरर्स को फाइंड करना बहुत ज़्यादा इजी होगा, उसकी एक ही वजह है क्योंकि एक चीज़ आपको सामने सामने नज़र आ रही है बिल्कुल साफ साफ, तो उसमें से एरर फाइंड करना आसान होगा, जबकि बजाय से कि एक चीज़ सामने लिखी हो और आपको सबको पढ़ के उसमें से एरर फाइंड करना हो। ठीक है, तो ड्रॉ की हुई चीज़ में एरर फाइंड करना ज़्यादा आसान होता है। उसके बाद इसके अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। इजी टू ऑब्जर्व फ्लो चार्ट फ्रॉम वन स्टेप टू अदर। तो फ्लो चार्ट में जो अगला एडवांटेज है वो ये है, वो कह रहे हैं कि फ्लो चार्ट हमेशा बड़ा आसान होता है जब आप एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जाते हो, तो उसके फ्लो को देखने के लिए फ्लो चार्ट बड़ी हमारी मदद करता है। जी बिल्कुल ऐसी ही बात है, क्योंकि फ्लो चार्ट के रिक्वायरमेंट्स के अंदर हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि फ्लो चार्ट के अंदर फ्लो लाइंस का इस्तेमाल किया जाता है। जब फ्लो चार्ट के अंदर फ्लो लाइंस का इस्तेमाल किया जाता है तो फ्लो लाइंस हमें डायरेक्शन बताती हैं कि कौन से स्टेप से हमने कौन से स्टेप पे जाना है, इसलिए एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जाने में हमें मुश्किल पेश नहीं आती या कोई दिक्कत नहीं होती। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे हैं जी डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में देख लेते हैं। सबसे पहला वो कह रहा है मोर टाइम इज रिक्वायर्ड टू ड्रॉ फ्लो चार्ट। टाइम ज़्यादा चाहिए फ्लो चार्ट ड्रॉ करने में। टाइम जो है वो जाहिर बात है ज़्यादा ही चाहिए होगा, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को ड्रॉ करने बैठते हो तो उसके ऊपर टाइम ज़्यादा लगता है, बजाय इसके कि आप उस चीज़ को सिंपल एक या दो पेज में लिख के कवर कर लो। उसके बाद दूसरा है मॉडिफाई फ्लो चार्ट इज नॉट इजी। तो मॉडिफाई का मतलब है कि आपने एक फ्लो चार्ट बना लिया है, वो काम कर रहा है, लेकिन आपको उसमें कुछ चेंजिंग्स करनी पड़ रही हैं, उसको मॉडिफाई या अपडेट आपने करना है। तो वो कह रहे हैं ये आसान काम नहीं है कि एक दफ़ा फ्लो चार्ट को बनाए हुए को दोबारा आप जो है वो अपडेट करेंगे, उसमें कुछ चेंजिंग करें। अगर आप उसमें दोबारा चेंजिंग करने बैठेंगे तो आपको हो सकता है कि नए सिरे से सारा फ्लो चार्ट बनाना पड़ जाए, क्योंकि ड्राइंग बनी होती है, सारे स्टेप्स का फ्लो एकदम क्लियर होता है। तो अगर आपको उसमें कुछ मॉडिफाई करना पड़ेगा तो आपको मे बी आपको सारे का सारा फ्लो चार्ट दोबारा से बनाना पड़े। उसके बाद अगला इट इज नॉट सूटेबल फॉर लार्ज प्रॉब्लम्स। लार्ज प्रॉब्लम्स के लिए ये सूटेबल नहीं है। वो इसकी वजह ये है कि लार्ज प्रॉब्लम्स के अंदर आपको एक बहुत बड़ी ड्राइंग चाहिए होती है। ठीक है, और लार्ज प्रॉब्लम के अंदर स्टेप्स आपस में कंसाइड कर रहे होते हैं, एक दूसरे से मिल रहे होते हैं। लार्ज प्रॉब्लम्स के अंदर जो सबसे बड़ी मुश्किल आती है वो यही होती है कि जो आपका स्टेप नंबर 3 था वही आपका आगे जाके स्टेप नंबर 23 या 24 के साथ मैच कर रहा है या इंटरेक्ट कर रहा होगा। तो जब वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो इतने बड़ी डायग्राम को आपस में इंटरेक्ट करवाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो फ्लो चार्ट है ये हमारा सूटेबल नहीं होते लार्ज प्रॉब्लम। जी आगे चले। आगे एल्गोरिथम के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। एल्गोरिथम के एडवांटेजेस क्या कहते हैं? एल्गोरिथम के एडवांटेजेस में सबसे पहला एडवांटेज इसने हमें बताया हुआ है, ये फर्स्ट वाला है, इजी टू राइट। लिखने में आसान होता है, कोई शक नहीं है, इसमें लिखने में आसान होता है। एल्गोरिथम सिंपल जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, तो लिखने में बड़ा आसान होता है। ना कोई डायग्राम बनानी पड़ती है, ना कोई सिंबल्स ड्रॉ करने पड़ते हैं, उसके अलावा ना ही कोई और लैंग्वेज, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे जाते हैं और उन्हें लिखना आसान होता है। उसके बाद टेक्निक, यानी कि दूसरे वाला जो है वो है टेक्निक राइट इज़ ईजीली अंडरस्टैंडेबल। तो इसे लिखने का जो मेथड है एल्गोरिथम को लिखने का वो बहुत ज़्यादा आसान है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें सिंपल आपने इनपुट को कहना है गेट, आउटपुट को कहना है गिव, और उसके अलावा जो है प्रोसेस को कहना है सेट, यानी कि सेट कर दो वैल्यू। तो इसको लिखने की जो टेक्निक है जो मैंने आपको पढ़ाई थी वो आपको पता है, वो ज़्यादा इजी है। उसके बाद अगला जो एडवांटेज है वो हमारे पास, टू सॉल्व अ लार्ज प्रॉब्लम एल्गोरिथम इज़ हेल्पफुल। तो एल्गोरिथम जो होते हैं वो लार्ज प्रॉब्लम के लिए सूटेबल होते हैं। तो हम लार्ज प्रॉब्लम के लिए फ्लो चार्ट का नहीं, एल्गोरिथम के इस्तेमाल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि एल्गोरिथम में जो चीज़ लिखी हुई आती है वो आप लार्ज प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर सकते हो, या आप उसका हवाला देके पीछे से पिछले स्टेप्स का आप उसे मेंशन कर सकते हो। इसके बाद डिसएडवांटेजेस पे चलते हैं। तो सबसे पहला जो डिसएडवांटेज उसने हमें बताया है वो है जी मॉडिफाई इज़ नॉट ईजी। इसके अंदर भी वही है, मॉडिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके अंदर भी एक दफ़ा आपने फ्लो चार्ट लिख लिया है, अगर आप उसे एल्गोरिथम लिख लिया है, अगर आप उसे चेंज करना चाहते हो तो ये बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। उसके बाद शो फ्लो इज़ नॉट ईजी। तो
जैसा कि फ्लो चार्ट के अंदर आप फ्लो को बरकरार रख सकते थे फ्लो लाइंस की मदद से, लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसके अंदर हमें जो है वो फ्लो को बरकरार रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है और बताना कि असल में हम प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करें, क्योंकि ये बिल्कुल लिखा हुआ नज़र आता है। उसके बाद आगे जो थर्ड वाला डिसएडवांटेजेस है वो है यूजेज ऑफ गो टू स्टेटमेंट इज मेक डिफ़िकल्ट टू फाइंड एरर। यूजेज यानी कि गो टू स्टेटमेंट जो है जब उसका इस्तेमाल करते हैं तो वो एरर्स को फाइंड करने में मुश्किल पेश आती है। इसके लिए समझना जरूरी है कि गो टू स्टेटमेंट क्या होती है। गो टू स्टेटमेंट इस्तेमाल होती है एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे मूव करने के लिए। मिसाल के तौर पे मैं ऊपर से एल्गोरिथम लिखता हुआ आ रहा हूँ, स्टेप 1 लिखा, स्टेप 2 लिखा, स्टेप 3, स्टेप 4, इसी तरह स्टेप 7 पे जाके मुझे याद आया कि अब मैंने यहाँ से दोबारा स्टेप 4 पे जाना है और स्टेप 4 वाली वर्किंग को दोबारा परफॉर्म करना है। तो मैं गो टू स्टेटमेंट का इस्तेमाल करूँगा कि स्टेप नंबर 7 के बाद दोबारा स्टेप नंबर 4 पे जाए और उसके बाद दोबारा नीचे आए। तो जब मैं गो टू स्टेटमेंट का इस्तेमाल करूँगा तो लॉस्ट प्रॉब्लम्स के अंदर गो टू स्टेटमेंट का इस्तेमाल एक से ज़्यादा दफ़ा भी हो जाता है, तो उससे एरर फाइंड करने में बड़ी मुश्किल आ जाती है। और एरर स्पेसिफिकली अगर बताया जाए तो लॉजिकल एरर फाइंड करने में बड़ी मुश्किल आ जाती है, उसमें पता ही नहीं लगता कि लॉजिक में एरर कहाँ पे आ रहा है। तो ये आपका आज का लेक्चर था जिसके अंदर हमने एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम को पढ़ा, डिस्कस किया। उसके बाद एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट के दरमियान डिफरेंस को पढ़ा, और उसके साथ ही हमने फ्लो एडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिथम एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिथम पढ़े। और यही आपकी डायरी है, ये आपने अच्छे से आपने प्रिपेयर कर लेना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग अच्छे से इसको नोट करना है, आपने तो कर लें। ले यहाँ पर आपकी कंप्यूटर की क्लास ख़त्म हो जाती है। इंशाल्लाह मंडे वाले दिन मिलेंगे।